हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की झांकी ने 2025 गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है, इसका विषय था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसका प्रथम स्थान रहा है। दूसरा स्थान रहा है त्रिपुरा का, जिसकी झांकी का विषय था शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का था, जिसकी झांकी का विषय था एटिकोप्पका बोम्मलू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जैनिक सिनर के नाम रहा, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करते हैं, तो इस बार का ये 113वां एडिशन था। आयोजन इसका हुआ था 12 से 26 जनवरी 2024 के बीच में मेलबर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम स्तर का टेनिस टूर्नामेंट होता है। ओपन युग में 57वां संस्करण और वर्ष का पहला प्रमुख संस्करण है। ये टूर्नामेंट का प्रमुख प्रायोजक है किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। उपविजेता इसमें अलेक्जेंडर जेरेव रहे हैं, जर्मनी से। वहीं महिला एकल की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला एकल से भी क्वेश्चन बनता है। तो महिला एकल विजेता रही हैं मैडिसन कीज, जो कि अमेरिका से हैं, और आरेना सबालेंका, जो कि बेलारूस से हैं, ये उपविजेता रही हैं। पुरुष युगल की बात करें तो हैरी हेलियोवारा, जो कि फिनलैंड से हैं, एंड हेनरी पैटन ब्रिटेन से हैं, ये पुरुष युगल विजेता रहे हैं। उपविजेता रहे हैं सिमोन बोलेली, इटली से, और एंड्रिया वावसोरी, ये भी इटली से ही हैं। महिला युगल की बात करें तो कैटरीना सिन्याकोवा, जो कि चेक गणराज्य से हैं, और टेलर टाउनसेंड, जो हैं अमेरिका से। उपविजेता रही हैं सुवेई, जो कि चाइना से हैं, और येलेना ओस्टापेंको, लाटविया से। मिश्रित युगल विजेता में ओलिविया याडेकी और जॉन पियर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से। उपविजेता रहे हैं किम्बली बिरेल एंड जॉन पैट्रिक, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पद्म पुरस्कार जो है वो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो टोटल 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए, और इसके अलावा में 19 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों की बात करें तो जो 7 पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके नाम हैं दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना राज्य से। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर हैं, सेवानिवृत्त हैं, ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, चंडीगढ़ से। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, गुजरात राज्य से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला क्षेत्र से हैं, कर्नाटक राज्य से। इसी के साथ एम.टी. वासुदेव नायर मरणोपरांत इनको दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से बिलोंग करते हैं, केरल राज्य से। ओसामू सुजुकी, ये जापान से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल हैं ये, और व्यापार और उद्योग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मारुति सुजुकी जो है उसके संस्थापक हैं ये। शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत दिया गया है, ये कला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं। भारत की राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, और इसमें 23 महिलाएं हैं, 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं या फिर भारतीय निवासी नहीं हैं, और या फिर भारतीय मूल के हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक, और 13 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस बार की 76वीं वर्षगांठ थी, 26 जनवरी 2025 को मनाई गई। विषय रहा है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो है प्रबावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये। पहली बार जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी तो उसमें भी इंडोनेशिया की राष्ट्रपति सुकर्णो जो है वो आमंत्रित हुए थे। इंडोनेशिया की 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यीय बैंड टुकड़ी भी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मार्च में शामिल थी। प्रबोवो जो हैं वो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कूटनीतिक संबंध है उनके 75 वर्ष पूरे होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है ये। गणतंत्र दिवस की परेड जो हुई उसमें टोटल 31 झांकियां शामिल थी, जिसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, साथ में 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां थी। लाल किला प्रांगण में 26 से 31 जनवरी तक भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया।
32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब कर्नाटक के नाम रहा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की अगर बात करें तो 32वां संस्करण इस बार का रहा। आयोजन इसका हुआ है 31 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 के बीच में। विजेता कर्नाटक रहा है। कर्नाटक ने फाइनल में विदर्भ को 36 रनों से हरा करके अपना 5वां खिताब जीत लिया। इसमें कप्तान रहे थे मयंक अग्रवाल। उपविजेता विदर्भ रहा, जिसमें कैप्टन रहे थे करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड स्मरण रविचंद्रन के नाम रहा कर्नाटक से। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड करुण नायर के नाम रहा विदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देश से रिलेटेड। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? ये सेलिब्रेट किया गया 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। इस बार की थीम रही है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़। इसने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ भाला खिलाड़ी के रूप में नीरज चोपड़ा जी निकल के आए हैं। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से स्टार्ट होकर के 26 फरवरी तक आयोजित होगा। महाकुंभ मेला लगता है 144 वर्षों में, यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद प्रयाग में मनाया जाता है ये। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयाग में महाकुंभ क्षेत्र है उसको 2 दिसंबर 2024 तक राज्य का 76वां जिला घोषित कर दिया गया था। कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रतीक है, जिसे वर्ष 2017 में यूनेस्को के द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। DRDO ने भीषण ठंड में तैनात जो सैनिक हैं उनके लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? तो इस यूनिफॉर्म का नाम है हिम कवच। हिम कवच जो है ये एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है, जिसे +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक यूनिफॉर्म है DRDO ने लॉन्च की है भीषण ठंड में तैनात जो सैनिक होते हैं उनके लिए। मिशन मौसम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिशन मौसम जो है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस जो कि 15 जनवरी को आयोजित हुआ, इस समारोह के दौरान मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर IMD की उपलब्धियों संबंधी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। इसी के साथ साथ मौसम लचीलापन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को मौसम और जलवायु विज्ञान में वैश्विक प्रमुख के रूप में स्थापित करना और भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट देश बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन चारधाम सर्किट किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। पंचायत से संसद 2.0 नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? ये शुरुआत की गई है ओम बिरला के द्वारा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पंचायत से संसद 2.0 इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम जो है एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ाने के क्रम में महिला जागरूकता एवं सशक्तिकरण पहल है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे NCW कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड लोकसभा सचिवालय के द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। उद्देश्य क्या है? पंचायतों और शहरी निकाय जो हैं उनमें विविध पृष्ठभूमि से निर्वाचित जो महिला प्रतिनिधि हैं उनको संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन संबंधी जो जानकारी है ये प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह जी। इन्होंने जो भगोड़े हैं उनको पता लगाने के लिए तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा विकसित ये पोर्टल केंद्रीय और राज्य की जो एजेंसियां हैं उनको रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। साथ के साथ ये पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है जिसमें केवल सीबीआई को ये पहुंच प्राप्त थी। भारत पोल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध बढ़ रहे हैं उनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित भी करता है। ये पोर्टल रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्रवाई को तेज करेगा। साथ के साथ क्षेत्रीय स्तर के इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय स्तर के पुलिस अधिकारी जो हैं उनके लिए अपराधों से निपटना सरल हो जाएगा। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो ये सिक्किम राज्य में स्टार्ट किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसके अंतर्गत सिक्किम में सोरेंग जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों के लिए एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का उत्पादन करना। सिक्किम जो है वो भारत का पूर्णतः जैविक राज्य बन गया है। पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना है सिक्किम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां 75,000 हेक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित जैविक पद्धतियों में परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस 2025 ये किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस की इस बार की थीम रही है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और जो हिंदी को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हिंदी की संवैधानिक स्थिति की अगर बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल 343 है इसके अंतर्गत हिंदी का आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। इसे 8वीं अनुसूची में भी सूचीबद्ध किया गया है जिसमें आधिकारिक प्रयोग के लिए मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची में भी हिंदी शामिल है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? माइकल मार्टिन को चुना गया है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। 24 जनवरी 2025 को फियाना फैल के नेता माइकल मार्टिन, इनको आयरिश संसद जिसे डेल कहते हैं, डेल के द्वारा दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अगर आयरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है माइकल डैनियल हिगिंस। और आयरलैंड जो है ये पड़ता है यूरोप में। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 25 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 जो है इसकी थीम रही है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है। अगर ईसीआई की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। अध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। मुख्यालय नई दिल्ली है इसका। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 15 में जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक है, ये निर्वाचन से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग कहते हैं। अगर बात करें आर्टिकल 324 की तो इसमें निर्वाचन के लिए अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। आर्टिकल 324 इसमें कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। आर्टिकल 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें निर्वाचन वयस्क मतदाता पर आधारित होंगे। आर्टिकल 327 में कहा गया है विधायिका के चुनाव से संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति निहित है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 328 जो है किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 329 में मेंशन है कि निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी उत्तराखंड राज्य के द्वारा दी गई। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो राजधानी इसकी देहरादून है विंटर्स में और गैरसैंण है समर में। गठन इसका हुआ था 9 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राजकीय पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है और राजकीय वृक्ष है बुरांस।
राष्ट्रीय पुष्प है ब्रह्मकमल, राजकीय लोक कला एपड़ है और राजकीय पर्व यहाँ पर मनाया जाता है हरेला। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें हैं और आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत हैं। जिलों की संख्या यहाँ पर 13 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 2 देश हैं उत्तराखंड से, कौन कौन से? चाइना और नेपाल है। सीमा से लगने वाले 2 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी और गंगोत्री, ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति को भारत में तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति जो है बेसिकली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट की जाती है। कश्मीर में से शिशु संक्रांति के नाम से मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उत्तराखंड में उत्तरायणी और घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाते हैं। गुजरात में उत्तरायण पर्व के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक में इसे मकर संक्रमण कहते हैं। केरल में मकर विलक्कू कहते हैं। मणिपुर में कंगशुबी कहते हैं और इसी के साथ साथ झारखंड में टुसू पर्व कहा जाता है। उड़ीसा में मकर शौला, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पौष संक्रांति के नाम से जानते हैं। आसाम, मेघालय, मिजोरम में माघी बिहू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी पंडवाई और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में इसको जानते हैं। मकर संक्रांति के नाम से इन स्टेट्स में जानी जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश। तो 26 राज्यों में मकर संक्रांति के टोटल 16 नाम हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 9 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत के प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नाम से विशेष पर्यटक ट्रेन का भी शुभारंभ किया। ये ट्रेन विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत चलाई जाएगी। द्विवार्षिक उत्सव वर्ष 1915 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब महात्मा गांधी जी देश की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत पहली बार हुई 2003 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी सरकार के तहत प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने और उनके साथ जुड़ने हेतु एक मंच के रूप में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जेड मोड सुरंग जो है समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली ये सुरंग है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बनाई गई है। गगनगिर को कश्मीर के गंदेरबल जिले से सोनमर्ग शहर से ये जोड़ती है। जेड मोड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये सड़क जेड के आकार वाले हिस्से को बाईपास करती है। सुरंग मार्ग के जो हिमस्खलन प्रवण हिस्से को भी बाईपास करती है, जो सर्दियों के महीनों में बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। इसमें लागत लगी है 2400 करोड़ रुपए की। जेड मोड सुरंग जो है इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI कहते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तहत मई 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये सुरंग व्यापक जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है श्रीनगर और लद्दाख के बीच में 24 घंटे सड़क पहुंच प्रदान करना। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित कर लिया है। भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ये ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है और इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना बनाई जा रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है वो तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी ट्रैक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे DRDO कहते हैं, इसने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के फील्ड मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक किए। नाग MK2 मिसाइल जो है ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM और पूर्ववर्ती भूमि आधारित नाग मिसाइल का उन्नत संस्करण है। ये
ये मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका नेतृत्व कर रहा है DRDO। उन्नत मॉडल हेलिना संस्करण से ली गई जेट विन नियंत्रण प्रणाली है जो इसकी गतिशीलता को बढ़ाती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर इसमें टॉप पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की अगर बात करें तो 30 रैंकिंग सिंगापुर की रही है और इसके बाद जापान है। निचले देश की अगर बात करें तो लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान और यमन। उसके बाद इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग 2024 में 80वें स्थान से गिर करके अब 85वें स्थान पर आ गई है जिससे इसके धारकों को 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्राप्त हो जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन यानी AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है इसमें अंजू बॉबी जॉर्ज को। लंबी कूद की महान एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। इनको AFI यानी भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर AFI की बात करें जिसे भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन कहते हैं, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1946 को और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। सचिव संदीप मेहता हैं और अध्यक्ष हैं आदिल सुमारीवाला। हाल ही में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा भवन। कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो ये बना है चाइना। जनवरी 2025 में चीन ने तिब्बत में सफ़ेद सोने के नाम से मशहूर है लिथियम भंडार की खोज की है और इसी के साथ चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश बन गया है। इस खोज के बाद चीन के पास दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 16.5% है। लिथियम भंडार के मामले में चीन से आगे सिर्फ चिली है। चिली की अगर बात करें तो चिली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। परशुराम कुंड मेला 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। पर्थ योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। पर्थ योजना जो है जिसका फुल फॉर्म होता है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पर्थ योजना। और इन सेंटर पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के इच्छुक जो युवा हैं उनको फिजिकल व मेंटल ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। पार्थ सेंटर विभाग के उन परिसरों में स्थापित किए जाएंगे जहां पर एथलेटिक्स ट्रैक हैं। मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में स्टार्ट की जाएगी? तो ये किलोकरी जो कि दक्षिण दिल्ली में स्थित है वहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। किसके द्वारा बाल्टिक सागर क्षेत्र में समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा के लिए एक नए मिशन बाल्टिक सेंट्री के उद्घाटन की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा नाटो के द्वारा की गई। नाटो ने बाल्टिक सेंट्री पाइपलाइन और केबल सुरक्षा मिशन का अनावरण किया। बाल्टिक सागर में केबल और पाइपलाइनों के व्यवधान के बाद नाटो के सदस्य हेलसिंकी में मिले जिसमें रूसी संलिप्तता का संदेह था और गठबंधन ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के साथ एक नया मिशन बाल्टिक सेंट्री स्टार्ट किया है। नाटो की अगर बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन। इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 में और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं और 32वां देश कौन सा है? स्वीडन है। महासचिव मार्क रूट हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी बेंगलुरु, कर्नाटका में। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? ये 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। पहली बार ये दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे। भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं और पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल करके मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो लोक प्रशासन संस्थान है इसका नाम बदल के मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है इस्कॉन में, नवी मुंबई खरघर में स्थित है। ये 170 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगी है इसमें। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है।
हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो पहले अध्यक्ष थे पल्ले गंगा रेड्डी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष घोषित किया है। बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित किया गया। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। विश्व व्यापार में 62% से अधिक इसकी हिस्सेदारी है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। ये कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे? तो ये 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। मनमोहन सिंह जी की बात करें तो जन्म इनका 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पंजाब का जो गाह था, अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। निधन इनका 26 दिसंबर 2024 में हुआ, 92 वर्ष की उम्र में, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। 1772 में उन्हें वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। तो इनकी उपलब्धियां काफ़ी रही हैं। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनको मिले हुए प्रमुख पुरस्कार हैं। 1987 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार मिला। 93 और 94 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार मिला। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको 1995 में मिला था। 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा गगन गिल को। कवयित्री हैं गगन गिल। कविता पुस्तक इनकी 2018 में आई थी, जब तक आई बाहर। और अंग्रेजी लेखिका हैं स्ट्रीन कीर। इनको इनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए दिया जाएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो पहली बार 1955 में ये वितरित किए गए थे। इस पुरस्कार के तहत जो विजेता होते हैं उनको एक पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। हिंदी भाषा में पहला 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था हिमतरंगिणी के लिए। और अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में R.K. नारायण, उनकी पुस्तक है द गाइड के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर यानी 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो RBI के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो कि 26वें गवर्नर है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934, इसके प्रावधानों के तहत की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शुरू में इसका मुख्यालय या केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता था, अब कोलकाता जिसे कहते हैं, लेकिन 1937 में इसे बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहा जाता है, यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जो कि 1935 से 1937 तक थे। और पहले भारतीय गवर्नर बने थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो कि 1943 से 49 तक थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण जो है वो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एस सोमनाथ जी का स्थान लिया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। अध्यक्ष वर्तमान में वी नारायण है, ये 11वें अध्यक्ष ध्यान में रखेंगे, 11th अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण करके भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? ये रूस के प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। चिकित्सा या फिजियोलॉजी 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन, इन दोनों को इससे सम्मानित किया गया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को मिला है। माइक्रो RNA की इन्होंने खोज की और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और विनियमन में इसकी भूमिका के लिए इनको ये अवार्ड मिला। भौतिकी में जॉन जे हाफिल्ड और जेफरी हिंटन को मिला है।
कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली जो मूलभूत खोजें हैं और उनके आविष्कारों के लिए दिया गया। रसायन विज्ञान में डेविड बेकर और डेमिस हस्बिक और जॉन एफ जम्पर को दिया गया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और इनको प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए दिया गया। साहित्य का जो नोबेल है वो हांगकांग को मिला है, दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की जो नाजुकता है उसको उजागर करने के लिए उनका जो गहन काव्यात्मक गद्य है, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो निहोन हिडेकी जो है जापानी संगठन है, ये इसको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के प्रयासों और गवाहों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार जापान का संगठन है निहोन हिडेकी को इसको दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है डेरॉन एसमोग्लू को मिला है, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किसने किया है? ये विमोचन किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट होगी। देश का कुल वन क्षेत्रफल लगभग है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, 25.17% है। कुल वन क्षेत्रफल 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21.76% है, जबकि वृक्ष क्षेत्रफल जो है वो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 3.41% है। देश के वन एवं वृक्षावरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण की प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप, मिजोरम, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार है। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा हैं। सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी देखी गई है मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी, कर्नाटका में 459.36 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, लद्दाख में 159.26 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड में 125.22 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 34th व्यास सम्मान 2024? तो इसे सम्मानित की गई हैं सूर्यबाला। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं सूर्यबाला। इनकी किताब है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया। ये उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था और इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आधिकारिक घोषणा के तहत सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और साथ में स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाएगा। 25वां फीफा विश्व कप 2034 इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी करने वाला है सऊदी अरब। सऊदी अरब 2034 का पुरुष फुटबॉल विश्व कप जो होगा उसकी मेज़बानी करेगा। 5 मेज़बान शहर होंगे रियाद, जिद्दा, अल खोबर, आबा और नियोम। इनके 15 स्टेडियम में मैच आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को 2030 के संस्करण के लिए सह मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2030 और 34 विश्व कप में से प्रत्येक के लिए केवल एक ही बोली थी और दोनों की पुष्टि की गई। फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप 2026 में होगा। इसकी मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। फीफा की अगर बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये दुनिया का फुटबॉल संचालन करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। स्थापना इसकी 1904 में हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी गुकेश जो है ये दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन चुके हैं।
सिंगापुर में फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल और 14वें मैच में चीन के डिंग लिरेन को हरा करके 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम कर ली। डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले 18वें शतरंज खिलाड़ी हैं और विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय भी हैं। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ये किस देश ने जीती है? तो ये जीता गया जापान के द्वारा। जापान ने 16 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 25-24 से हरा करके चैंपियनशिप में दूसरी बार जीत हासिल की है। आयोजन इसका नई दिल्ली इंडिया में हुआ था। भारत का स्थान इसमें छठा है। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में थोक्काची में स्थित मंदिर को कौन से मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये चुना गया है अभद सहायेश्वर मंदिर को। मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया पोलराइजेशन को। 11वां अंडर-19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? ये खिताब बांग्लादेश के नाम रहा। 11वां अंडर-19 एशिया कप 2024 जो है इसकी मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात ने की। विजेता इसमें बांग्लादेश रहा, जिसके कैप्टन थे मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम, और उपविजेता बना है भारत, कैप्टन थे मोहम्मद अमान। नोटुम्बो नदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया की अगर बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है, यहाँ पर है नामीबिया, और राजधानी इसकी विंडहोक है। मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। प्रधानमंत्री हैं सारा कुगुंगिलेवा। और अगर बात करें मैक्सिको की तो इसके राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम। आइसलैंड की बात करें तो हल्ला तोमास दोत्तिर जो हैं राष्ट्रपति हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं गटानस नौशेदा। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं लुओंग कोंग। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन। चाड के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीस डेबी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। हंगरी के राष्ट्रपति हैं तमस सुल्योक। सेनेगल के राष्ट्रपति हैं बारिशु दीएम फाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट देश और उनके राष्ट्रपति की लिस्ट है यहाँ पर। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार मिला मिशेल बाचेलेट को। इंदिरा गांधी पुरस्कार की अगर बात करें तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता है मिशेल बाचेलेट, इनको ये अवार्ड मिला है। उन्हें ये पुरस्कार किस लिए मिला? तो शांति, निरस्त्रीकरण, हथियारों की कमी और विकास के लिए इनको प्रदान किया गया। 2024 में 2023 के लिए अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल बारनबोइम और फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को यह पुरस्कार दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जिसे इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर पीस कहते हैं, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा में सराहनीय कार्य करते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायोबैंक बीन एस्टैब्लिश्ड? ये एस्टैब्लिश किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी में चेन्नई में भारत के पहले मधुमेह बायोबैंक को स्थापित किया है। अब इंडिया की कुछ फर्स्ट चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरीके से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मशाली है, जो कि गुजरात में है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बेटा में किया गया। माउंट सीस पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है नागपुर, महाराष्ट्र में स्टैब्लिश हुआ। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है? तो ये जीता मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो 17वां संस्करण था। मुंबई इसमें चैंपियन बना है, कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, और उपविजेता बना है मध्य प्रदेश। 9वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो ये जीता भारत ने। आयोजन 7 से 15 दिसंबर 2024 में हुआ था। मेज़बानी की थी ओमान ने, मस्कट ने, और प्रतिभागी टीमें थी 10 एक संघ से। कुल टोटल 29 मैच इसमें खेले गए। खिताब विजेता बना है भारत का ये दूसरा खिताब है, और उपविजेता बना है चीन। तीसरा स्थान इसमें दक्षिण कोरिया का था। शीर्ष स्कोरर रहे हैं दीपिका सरावत, भारत से हैं, 12 गोल इन्होंने किए। भारतीय अंडर 21 महिला हॉकी टीम ने फाइनल में चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया।
ये भारत द्वारा विजित लगातार दूसरी महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब है। भारत ने वर्ष 2023 में अपना पहला जूनियर एशिया कप खिताब कोरिया गणराज्य को हरा करके जीता था। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, असम श्री हिमंत विश्व शर्मा, बिहार नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि है वर्तमान में सुश्री आतिशी मार्लेना यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत, गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा नायब सिंह सैनी, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है इसके मुख्यमंत्री हैं श्री उमर अब्दुल्ला, और झारखंड श्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक सिद्धरामैया, केरल पिनराई विजयन, मध्य प्रदेश की बात करें तो श्री मोहन यादव हैं, महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं श्री एन बीरेन सिंह, मेघालय श्री कोनराड संगमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं श्री लाल दुहोमा, नागालैंड नेफ्यू रियो, ओडिशा श्री मोहन चरण मांझी, पुदुचेरी जो कि यूटी है यूनियन टेरिटरी है इसके मुख्यमंत्री हैं श्री एन रंगास्वामी, पंजाब श्री भगवंत सिंह मान, राजस्थान भजन लाल शर्मा, सिक्किम श्री PS गोले, तमिलनाडु MK स्टालिन, तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा श्री मानिक शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो जय शाह को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें ICC के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका पूर्व नाम था, और वर्ष 1989 में 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया था। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। कार्य क्या है? ICC क्रिकेट के लिए वैश्विक नियामक संस्था है। ये ICC क्रिकेट विश्व कप, ICC T20 विश्व कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी सहित प्रमुख जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं उनका आयोजन करती है। सदस्यों की संख्या इसमें 108 है, जिसमें 12 पूर्णकालिक सदस्य हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं, और 96 जो हैं वो एसोसिएट या फिर सहयोगी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो बिहार के नए राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है। अब हम लोग सभी राज्यों के राज्यपालों को डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, और असम के राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वहीं बिहार के राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान, छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका, गोवा के हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई, गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत, हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री शिव प्रताप शुक्ल, झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार, कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत, केरल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल, महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन। इसी के साथ साथ मणिपुर के राज्यपाल हैं श्री अजय कुमार भल्ला, मेघालय श्री CH विजयशंकर, मिजोरम विजय कुमार सिंह, नागालैंड ला गणेशन, ओडिशा हरिबाबू कंभमपति, और इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान श्री हरिभाव किशन राव बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल हैं श्री ओम प्रकाश माथुर, तमिलनाडु श्री RN रवि, और तेलंगाना के राज्यपाल हैं श्री जिष्णुदेव वर्मा, श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। तो ये सभी राज्यों के राज्यपालों की लिस्ट है, ध्यान में रखेंगे, लर्न कर लेंगे इसको अच्छे से, एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है NHRC, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? V रामा सुब्रमण्यम जो हैं ये NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। मानवाधिकार NHRC के अनुसार मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार होता है, जिसकी सुनिश्चितता जो है संविधान के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में भी सन्निहित है, जो कि भारत में न्यायालयों द्वारा लागू करने जाने के योग्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है। स्थापना इसकी वर्ष 1993 में हुई थी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप, और एक्ट था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993। कार्य क्या है? मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करता है NHRC,
मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करता है, साथ के साथ मानवाधिकार की जागरूकता फैलाता है, मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करता है और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्या क्या शक्तियां हैं एनएचआरसी के पास में? व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जांच करना और साक्ष्य प्राप्त करना, यह सुनिश्चित करने के लिए जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियां मानवीय हैं या नहीं, मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना एनएचआरसी की शक्तियों में शामिल है। एनएचआरसी के सदस्य संगठन की बात करें तो इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। साथ ही सेवानिवृत्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख को महासचिव कहते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग PHR अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था और इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सदस्यों का निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति के द्वारा नियुक्त की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सभी सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग कार्यकाल रहता है। निष्कासन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है, अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है। इसका आधार क्या होगा? दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर इसका जो अध्यक्ष होता है या फिर कोई सदस्य है, उसका निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की थीम थी हमारे अधिकार हमारा भविष्य। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो ये संस्करण जीता गया भारत के द्वारा। ACC अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 की बात करें तो ये पहला संस्करण था। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ और विजेता टीम बनी है भारत, उप विजेता इसमें बांग्लादेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है, जिससे नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया। भारत और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के साथ इसमें हस्ताक्षर किया है फ्रांस ने। संस्कृति मंत्रालय ने युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना जो है उसका एक अभिन्न अंग है और इसे नई दिल्ली के प्रतिष्ठित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में फैलाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई दीपा मलिक के द्वारा। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक यहाँ पर दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अबू की विरासत और उससे आगे ये बुक लिखी है सौमित्र चटर्जी ने। हाउ इंडिया स्केल्ड आउट G20 अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने लिखा। द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर, ये गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखी गई। मैनी रामायणास मैनी लेसन्स, ये लिखा है आनंद नीलकंठन ने। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस डॉक्टर दिनेश साहरा ने लिखा। टू गुड टू बी ट्रू उपन्यास है, ये प्राजक्ता कोहली के द्वारा लिखा गया। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, ये मणिक कोटवाल ने लिखा है। रतन टाटा लाइफ थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई बुक है। वॉर लिखा है बॉब वुडवर्थ ने। हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला का 89 ईयर की उम्र में निधन हो गया है और वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 105वां देश कौन सा बना है? तो मालडोवा जो है ये 105वां देश बना है ISA में शामिल होने वाला। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 17 बच्चों को टोटल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भारत की किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है कोनेरू हम्पी ने।
भारत की कोनेरू हम्पी जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की आइरीन सुकंदर को हरा करके दूसरा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। पुरुष वर्ग का खिताब 18 वर्षीय वोलोदर मुर्जिन ने जीता, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है? तो सिनबैक्स जो है वो भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित हुआ। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना जो है इसके बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में आयोजित हुआ। अभ्यास सिनबैक्स जो है ये एक योजना अभ्यास है जिसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद रोधी ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन करना। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को ये मनाया गया है। इस बार की थीम रही है गणित, नवाचार और प्रगति का पुल, मैथमेटिक्स ए ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली वाइन पर्यटन पहल कोटद्वार शहर में शुरू की है? तो ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। युवा भारतीय भारोत्तोलक ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 33 पदक जीते गए। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 जो हुई, इसका आयोजन एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा 19 से 25 दिसंबर 2024 तक दोहा, कतर में किया गया था। युवा भारतीय भारोत्तोलकों ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में अपना अभियान 33 पदकों, जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल थे, 7 गोल्ड, 16 रजत यानी 16 सिल्वर पदक शामिल थे और 10 कांस्य पदक, 10 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल थे, इसके साथ समाप्त किया। टोटल 33 पदक जीते हैं। उत्तर प्रदेश की ज्योत्सना सबर ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते और ऐसा करके इन्होंने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट बायोबिटुमेन नेशनल हाईवे बीन इनैगोरेटेड? तो इसका इनैगोरेशन नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में नेशनल हाईवे 44 पर NH44 पर भारत के पहले बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। इस खंड का विकास CSIR, CRRI, NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ओरिएंटल के सहयोग से प्राज इंडस्ट्रीज ऑफ लिग्निन आधारित बायोबिटुमेन टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल करके किया गया है। बायोबिटुमेन जो है ये नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाला एक जैव आधारित बाइंडर है। इसका इस्तेमाल किया जाता है सड़कों और छतों के निर्माण में। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2024 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़। इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के अत्याधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय का फीता काट करके पट्टिका का अनावरण करके उद्घाटन किया है। पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की सहायता के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया है कुंभ सहायक चैटबॉट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 दिसंबर 2024 को हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ श्री मद्भगवत गीता के जन्म की याद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसमें भगवान कृष्ण की वो शिक्षाएं शामिल हैं जो उन्होंने महाभारत के प्रसिद्ध 18 दिवसीय युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दी थी। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा पर्यटन के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष अफ्रीकी देश तंजानिया विदेशी साझेदार देश है और उड़ीसा जो है वो राज्य साझेदार है। यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? तो पश्चिम बंगाल को शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? विपुल कुमार को बनाया गया है CRPF का नया महानिदेशक।
सीआरपीएफ जो है इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मसातो कांडा जो है जापान से बिलोंग करते हैं, ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। एडीबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसमें 69 सदस्य देश हैं। 69th सदस्य जो है वो इजराइल है। आईटीएम यानी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया गया है। उद्घाटन करता है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें असम, तो राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था वर्ष 1974 में। टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया 2007 में और यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया 1985 में। एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है। असम के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है। इसके बाद मानस है, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, दहिंग पटकाई और रायमोना। दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट MACE में इस टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसको कहते हैं मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट। तो ये टेलीस्कोप जो है इसका उद्घाटन हानले, लद्दाख में किया गया है। प्राथमिक लक्ष्य है इसका जो ब्रह्मांडीय स्रोत हैं उनसे उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करना। लद्दाख की बात करें तो राजधानी इसकी लेह है और उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा लेह लद्दाख में। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का क्या नाम है? तो इसका नाम है MOITD। MOITD इसका फुल फॉर्म होता है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इसको इसरो के PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। उपयोग क्या है? अंतरिक्ष में वास्तविक समय में डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करना, डेटा ट्रांसमिशन लागत को कम करना और अंतरिक्ष अनुसंधान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम? तो इसका उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में स्टैब्लिश किया गया। इसका उद्देश्य है नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को संविधान की अहमियत समझाना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना। भारत का पहला संविधान पार्क जो है पुणे महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? तो श्रीभूमि असम का करीमगंज जिला जो है इसका नाम चेंज करके श्रीभूमि रख दिया गया। कुछ ओल्ड नेम और उनके चेंज नेम को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे राष्ट्रपति भवन का जो अशोक हॉल है उसका नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप करा गया है। MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। सर्कुलर चौक रोड जो है इसको अटल चौक के नाम से जानेंगे। रोहतांग टनल जो है अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। माउंट हैरियट को माउंट मणिपुर के नाम से जानेंगे। राज्यसभा लोकसभा टीवी संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। राउरकेला हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। नील द्वीप जो है शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में जो है इसका नाम बदल करके सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब इटली के द्वारा जीता गया। डेविस कप का आयोजन स्पेन के मलागा शहर में हुआ था। इसमें इटली विजेता बना है, उप विजेता बना है नीदरलैंड और बिली जीन किंग कप महिलाओं का टेनिस होता है। डेविस कप पुरुषों का टेनिस होता है। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता शिवांकी देसाई ने। किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? ये ट्रॉफी जीती गई भारत के द्वारा। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नवंबर 2024 में बिहार में हुआ। भारत में विजेता बना भारत, उप विजेता रहा चीन और शुभंकर इसका था गुड़िया। दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं K संजय मूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
आगे आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि संजय मूर्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसमें सीएजी को नियुक्त करने की शक्ति निहित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। किसने अपना उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज़ जीता है? तो ऑर्बिटल जो है इसके लिए बुकर प्राइज़ जीता समांथा हार्वे ने, जो कि ब्रिटेन से हैं। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है। आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इस पर सवार 6 अंतरिक्ष यात्री जो प्रतिदिन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं वो लेंस प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से ये पृथ्वी का अन्वेषण करता है। ये बुकर पुरस्कार के इतिहास का दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है। इससे छोटा उपन्यास पेनेलोप फिट्जगेराल्ड का ऑफशोर था जो कि 132 पेजेस का था। 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद हॉर्वे बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। 1969 में यूके में बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ सतत कथा साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। साथ के साथ प्रारंभ में राष्ट्रमंडल देशों के स्टार्टिंग में जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन अब ये पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी मूल के हों। अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे जब वह 65 वर्ष के होंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, वर्तमान में नई दिल्ली में है और न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो भारत का जो अनुच्छेद 124 है और 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। हरिलाल जे कानिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 16वें मुख्य न्यायाधीश भारत के यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ YV चंद्रचूड़ और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश हैं। 7 वर्षों से अधिक फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह हैं जो कि सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। केवल 17 दिनों तक इन्होंने सेवा दी। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है श्री राम चौलिया ने। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा। इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? विच इज़ द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। भारत में टोटल 57 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम है रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का है। ये 57वां टाइगर रिजर्व है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और अखिल भारतीय बाघ अनुमान जो है 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या है 3167 बाघ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 की थीम है कार्रवाई के लिए आह्वान। सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है 785 बाघ, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 और लास्ट में चौथे नंबर पर महाराष्ट्र 444 बाघ हैं। किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेस को GI टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का हथकरघा शिल्प है, इसको GI टैग दिया गया है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया ग्लोबली रैंक करता है 23rd। सतत व्यापार सूचकांक 2024 जो है भारत 24 अंक से समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी करता है हिंड्रिज फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। शीर्ष 3 देश हैं न्यूजीलैंड, UK और ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ लीडिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स? तो भारत का स्थान इसमें 72 है।
टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। 174 देशों में 72nd प्लेस पर है इंडिया। एआई तत्परता इंडेक्स स्कोर इसका 0.49 है। सबसे नीचे साउथ सूडान है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है? The 15th edition of the Joint Special Forces Exercise वज्र प्रहार हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये इंडिया और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया। नाउ हम लोग कुछ भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले कुछ अभ्यासों को डिस्कस करते हैं। जैसे सी डिफेंडर्स जो 2024 का अभ्यास है, ये भारत और अमेरिकी तटरक्षक बल के बीच में आयोजित किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में इसका आयोजन हुआ। 7वां तर्कस 2024 इसका आयोजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। होप इंडिया 2023 कालाईकुंडा, आगरा में इसका आयोजन हुआ। वायुसेनाओं के बीच में आयोजित होता है। 20वां युद्ध अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुआ, सैन्य अभ्यास है ये। 5वां वज्र प्रहार 2024 जो है ये अमेरिका और भारत के विशेष बलों के द्वारा स्पेशल फोर्सेस के बीच में आयोजित किया जाता है। टाइगर ट्रम्प 2022 इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है ये। 7वां संगम अभ्यास जो है ये नौसेनाओं के बीच में आयोजित हुआ, गोवा में आयोजित हुआ था। और सोलविक्स 2023 का आयोजन जो है कोची में हुआ, नौसेनाओं का ये अभ्यास है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। टॉप 100 MCQs को हम लोगों ने डिस्कस किया है 3 मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।